जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी लास्ट टाइम कि मैं आपको आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व इस चैनल पे दिखाऊंगी। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करे हुए थे, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 मिलाकर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब इकोनॉमिक्स के केवल 6 क्वेश्चन पेंडिंग है, जो मैं आपको इस वीडियो में पूरे के पूरे 6 करवाने वाली हूँ। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये जो सीरीज है ये यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो यूपीएससी सीएससी का एग्जाम होता है हर साल, उसके लिए यूजफुल है। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए यूजफुल है। बैंकिंग के इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड देन स्टेट पीसीएस में भी आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द कंट्रीज विल होस्ट G20 समिट इन 2020। ये 2019 दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 में G20 समिट कौन सा देश होस्ट करेगा। ओके, सो द आंसर इज बी, सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया जो है अरब कंट्रीज के बीच में ऐसा पहला कंट्री है जो G20 मीटिंग को होस्ट करने वाला है। ठीक है, और G20 मीटिंग 21-22 नवंबर 2020 को होने वाली है रियाद में। और ये भी याद रखिए, आरबीआई आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2021 और 2022 के अंदर G20 समिट कहाँ होगी। तो 2021 के अंदर इटली में होगी और 2022 के अंदर इंडिया में होगी, जब इंडिया का 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा। 1947 को 2022 में पूरे 75 साल पूरे हो जाएंगे। उस वक्त इंडिया G20 समिट को होस्ट करेगा। पहले G20 समिट को जिन लोगों को नहीं पता उसको डिटेल में देख लेते हैं। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, इट इज एन इंटरनेशनल फोरम फॉर ऑल द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 19 कंट्री एंड यूरोपियन यूनियन। तो G20 के अंदर 20 टोटल मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से 19 देशों की गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के गवर्नर डायरेक्ट मेंबर होते हैं G20 के, और 20वां मेंबर है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के अंदर काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज आ जाते हैं, ऑलमोस्ट 28। ठीक है, सो इट वाज फाउंडेड इन 1999। किस लिए इसको फाउंड किया गया था G20 को, कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। जैसे मान लो आपकी सिटी के अंदर कोई बिजनेस चल रहा है, जैसे ऑटो यूनियन ही समझ लो, तो सारे ऑटो वाले एक दूसरे के साथ यूनिटी बना के क्यों रखते हैं, वो कोई भी नया ग्राहक उनको दिखता है ना, कोई बाहर से आया तो उसको 4 गुना 5 गुना दाम लगाते हैं सभी के सभी। वो यूनिटी बना के रखते हैं कि चलो ठीक है यार, यूनिटी बना के रखते हैं, तुम्हारा फायदा है हमारा भी फायदा है। वैसे ही अलग अलग कंट्री के सेंट्रल बैंक के गवर्नर और गवर्नमेंट्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स भी इसमें जाते हैं। वो इसलिए कनेक्शन बना के रखते हैं कि इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि इस देश की इकोनॉमी में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन और इकोनॉमिक ट्रेड के लिए भी। वो वैसे तो WTO बात करता है ट्रेड के लिए, बट इकोनॉमिक कॉपरेशन अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियसली ट्रेड भी अच्छा होगा। ठीक है, तो G20 के कंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन से। G20 के अंदर इंडिया भी एक मेंबर है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील, ये दोनों जो हैं साउथ अमेरिका के कंट्रीज हैं। एंड देन ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके साथ साथ चाइना भी है, कनाडा भी है, जर्मनी एंड फ्रांस, ये दोनों कंट्री जो यूरोप से आते हैं। इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। इटली भी एक कंट्री है, यूरोप का है। देन जापान, मैक्सिको साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में आता है। रशिया, सऊदी अरेबिया जो है इकलौता अरब मेंबर है G20 समिट का, और पहली बार सऊदी अरेबिया जो ऐसा मेंबर है जो G20 को समिट को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। देन साउथ अफ्रीका एंड साउथ कोरिया जो है नॉर्थ कोरिया के जस्ट नीचे, एशियन कंट्री ही है। फिर तुर्की थोड़ा सा यूरोप में जाता है, बाकी का सारा एशिया में आता है। यूके एंड यूनाइटेड स्टेट। सो ये टोटल 19 कंट्रीज हैं, सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं है। जो लोग यूपीएससी IAS या IES की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज याद करिए, क्योंकि उनको ऑप्शंस में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सो बेसिकली आपको मेन ये याद रखना है कि इंडिया जो है 2022 के अंदर G20 समिट को होस्ट करेगा। उससे पहले 2021 में इटली होस्ट करेगा एंड सऊदी अरेबिया जो है नवंबर 2020 के अंदर इसकी राजधानी रियाद के अंदर G20 मीटिंग जो होल्ड करेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है ऑन अक्टूबर 11, 2019, क्योंकि ये प्रीलिम्स दिसंबर 2019 में हुआ था, तो अक्टूबर 2019 में अगर आरबीआई कुछ करता है तो वो अपने क्वेश्चन पेपर में पक्का सेट करेगा, ठीक है। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केम अप विद अ न्यू रिपोर्टिंग सिस्टम कॉल्ड सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सिस्बी। तो आरबीआई ने अक्टूबर 2019 में सिस्बी करके एक सिस्टम लॉन्च किया गया था फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये पूछा है कि कौन से टाइप के बैंक्स के लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। ये रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं ना, ये आरआरबी होते हैं, इसका भी पेपर होता है, मैंने आपको बताया भी हुआ है, इसका भी एक पेपर होता है अलग से आरआरबी का, आईबीपीएस ऑर्गेनाइज करता है। फिर ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ऑल एनबीएफसी मतलब नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी, और ऑल फॉरेन बैंक। तो इसमें से देखना है कौन से टाइप के बैंक्स के लिए सिस्बी करके एक नया सिस्टम जो आरबीआई ने लॉन्च किया है। चलिए आंसर में देखते हैं। आंसर इज सी, ऑल कोऑपरेटिव बैंक। सो आरबीआई ने जो ऑल कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो नया सिस्टम सिस्बी लॉन्च किया है, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी होगी? बैंक ब्रांच स्टैटिक्स डिवीजन बीबीएसडी इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, डीएसआईएम। जो डीएसआईएम है वो आरबीआई का ही एक डिपार्टमेंट है जो नोडल यूनिट होगा सिस्बी का। तो ये जो डीएसआईएम है इसकी बीबीएसडी यूनिट, यानी कि जो डिपार्टमेंट है उसकी भी कई सारी यूनिट्स हैं, उनमें से बीबीएसडी यूनिट जो है दैट इज द नोडल यूनिट फॉर सिस्बी, और ये ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं सिस्बी के बारे में, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं सिस्बी है क्या। तो अक्टूबर 2019 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया था फॉर ऑल कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक जो अर्बन शहरी क्षेत्र में है, जो स्टेट लेवल के हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनके लिए एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया था। तो उसमें क्या होगा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ कन्वर्जन ऑफ ब्रांचेस, यानी कि कोई नई ब्रांच खुली कोऑपरेटिव बैंक की, क्लोज हो गई, उसका कन्वर्जन हो गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चली गई, और जितने भी ऑफिसेज हैं कोऑपरेटिव बैंक के, इनको ऑनलाइन एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर रखना है, मतलब सारी जानकारी जो है आरबीआई को ऑनलाइन मिल जाएगी। उसके लिए एक नया सिस्टम बनाया गया था सिस्बी। तो आपकी जानकारी के लिए इतना ही काफी है, अभी आरबीआई नहीं पूछेगा क्योंकि अभी 2020 आ गया। तो विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली एबोलिश्ड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल लेबर सिस्टम कॉल्ड काफला। ये जो आपको काफला वर्ड दिख रहा है ना, इसमें मतलब ये एक मुस्लिम सा इस्लामिक वर्ड है काफला। तो ये कोई इस्लामिक कंट्री होगा, बट अपने पास सारे के सारे ऑप्शन ही इस्लामिक है, तो अभी थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। काफला है क्या? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, कतर। तो काफला कतर ने फॉर्मली अनाउंस किया है एंड ऑफ इट्स कंट्रोवर्शियल काफला सिस्टम। ये इन्होंने अक्टूबर 2019 में अनाउंस किया था, इसलिए आरबीआई ने पूछ लिया। आर्ग्यूबली द बिगेस्ट एवर लेबर रिफॉर्म अंडरटेकन बाय कतर। तो इसलिए ये न्यूज बना क्योंकि एक लेबर रिफॉर्म था। आपको पता है आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड की एक लेबर के लिए सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके लिए ये बहुत ही एक जिसको बोलते हैं ना खुशी की बात हो जाती है जब भी लेबर रिफॉर्म कोई कंट्री करता है। यानी कि लेबर सिस्टम के अंदर रिफॉर्म करने का मतलब ये होता है कि आपका जो लेबर है, आपका जो कंट्री का लेबर है, उसको राहत मिले। तो देख लेते हैं काफला सिस्टम एग्जैक्टली था क्या जो इतना कंट्रोवर्शियल था। तो कतर का काफला सिस्टम में क्या होता है, अरब में, अरबी भाषा में काफला को बोलते हैं स्पॉन्सरशिप सिस्टम। तो उसमें क्या था, माइग्रेंट वर्कर जो किसी दूसरे देश से आए हुए वर्कर हैं कतर के अंदर, अगर वो किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उनको किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच मारने के लिए यानी कि चेंज करने के लिए एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से। तो अगर पुरानी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऑब्जेक्शन रेज कर दी ना, तो वो जॉब चेंज नहीं कर सकते थे। उससे क्या होता था कि जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से एक्सप्लॉइट करती थी लोगों को। तो कतर के अंदर इंडिया के बहुत सारे लोग गए हुए हैं जो वहां पे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, खासतौर पे साउथ इंडिया से। मेरे भी जान पहचान में कुछ लोग हैं जो कतर में हैं इस वक्त, इंडिया से गए हैं। तो इंडिया के लिए एक बड़ी न्यूज थी क्योंकि वहां का जो लेबर है ना, लेबर पॉपुलेशन है, उसका एक बड़ा चंक इंडियन है। इसलिए आरबीआई ने ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि इंडिया के एक बड़े वर्ग को राहत मिल गई। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम एफडी हेल्थ। तो एक नई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है जो किसी इंडिया के बैंक ने लॉन्च की है। आपके सामने दिए गए ऑप्शंस के बीच में से इस स्कीम का नाम है एफडी हेल्थ। तो आरबीआई हमसे ये जानना चाहता है कि एफडी हेल्थ करके ये जो स्कीम है वो कौन से बैंक ने लॉन्च करी है। ओके, तो
इनमें से ही एक बैंक है, ध्यान से देखना है। और उसने आगे उस एफडी हेल्थ स्कीम के बारे में थोड़ा सा बताया है कि इट हैज़ ड्यूअल बेनिफिट, डबल बेनिफिट है इसका। किस बात का? फिक्स डिपॉजिट अलॉन्ग विद फ्री क्रिटिकल इलनेस कवरेज विद अ सम अश्योर्ड ऑफ ₹1 लाख। तो ये तो बड़ी अच्छी सी स्कीम है। एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, एक बैंक ने खोली है, जिसमें आपको डबल बेनिफिट मिलेगा कि आपका फिक्स डिपॉजिट भी है और आपको फ्री में इंश्योरेंस भी है। तो इनमें से कोई बैंक है, क्योंकि ये स्कीम अक्टूबर 2019 में आई थी, इसलिए ये न्यूज़ बन गई थी। तो आरबीआई ने इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा है। तो आईसीआईसी बैंक हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च अ न्यू फिक्स डिपॉजिट स्कीम एफडी हेल्थ। आईसीआईसी बैंक ने ये स्कीम लॉन्च की है दैट विल ऑफर द ड्यूअल बेनिफिट ऑफ एफडी अलॉन्ग विद फ्री क्रिटिकल इलनेस कवरेज विद अ सम अश्योर्ड ऑफ ₹1 लाख। यानी कि आप एफडी कराओ और आपको 1 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है फॉर क्रिटिकल इलनेस, ठीक है। सो द कस्टमर विल बी ऑफर्ड द इंश्योरेंस कवर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड देयर आफ्टर दे कैन रिन्यू इट। मतलब अगर आपने आज एफडी करवाई ना आईसीआईसी बैंक में, तो आज से लेकर 1 साल तक के लिए आपको इंश्योरेंस कवर मिलना ही मिलना है। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफरिंग इन द इंडस्ट्री टू प्रोवाइड द कस्टमर विद कॉम्प्लीमेंट्री क्रिटिकल इलनेस कवर। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे आप कहीं जाते हो, किसी अच्छे होटल में जाते हो, तो उस दिन अगर आपका लक अच्छा है तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिल जाती है या कॉम्प्लीमेंट्री डिश मिल जाती है जो फ्री होती है आपके मेन कोर्स जो आपने खरीदा उसके साथ, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो इसमें आपने एफडी का बेनिफिट जो लिया वो आपको मिलना ही मिलना है। अगर एफडी का रेट 6, 7, 5 जितने भी % है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में इसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको 1 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवरेज भी देगी पूरे 1 साल के लिए, ठीक है। तो यानी कि आप अगर पहले साल में बीमार होने वाले हो, आपको कोई आइडिया है, तो आप फटाफट आईसीआईसीआई बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट करा लो। ये बता रहा है कि 2 लाख से 3 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करा लो फॉर अ टेन्योर ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स। केवल 2 सालों के लिए 2 लाख की एफडी करा लो, तो पहले साल में आपको इंश्योरेंस कवर मिलना ही मिलना है 1 लाख का फॉर क्रिटिकल इलनेस, एंड उसके बाद फिर आप रिन्यू करा सकते हो। तो रिन्यू कराने के क्या सिस्टम है वो आईसीआईसीआई बैंक में जाके पूछना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 46th G7 समिट विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 10 to 12 जून 2020। 10 से 12 जून 2020 ऑलरेडी चला गया है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर जो है वो दिसंबर 2019 में आया था। इसके लिए आरबीआई ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो जवाब भी देना पड़ेगा। इनमें से कौन सा देश है जिसमें G7 समिट हो रही है, ठीक है। G7 से आप समझ लो, G7 के अंदर केवल 7 कंट्रीज होते हैं। तो 7 कंट्री जो G7 के होते हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं आंसर के अंदर। सो G7 समिट के अंदर कौन कौन से कंट्री है, वो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस एंड यूके। अमीर अमीर जो देश है ना, दुनिया के सबसे पावरफुल अमीर देश, वो सारे के सारे G7 में, ठीक है। सो यूरोपियन यूनियन विल पार्टिसिपेट एज दे आर ऑल द मेंबर ऑफ G7 समिट। तो यूरोपियन यूनियन को एक फ्री में, जिसको बोलते हैं ना, एक कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप मिली हुई है। सो ये समिट कहाँ होनी थी? 46 G7 समिट ऑफ 2020 वाज टू टेक प्लेस इन वन ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स फ्लोरिडा गोल्फ क्लब, यानी कि अमेरिका में होने वाली थी। और बट कोरोना की वजह से इसको ट्रम्प जी ने सितंबर 2020 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है। तो अब आराम से होगी या नहीं होगी हमें नहीं पता, लेकिन वहां पे हमें जवाब देना था क्योंकि दिसंबर 2019 तक ये पोस्टपोन नहीं थी। तो उस वक्त जो आंसर था वो करेक्ट बनता है यूएसए। तो 7 कंट्री मैंने आपको बता दिए। G7 दुनिया के 7 महान सबसे अमीर देश जो हैं वो सारे G7 के मेंबर हैं। चाइना मेंबर नहीं है, वैसे इंडिया भी मेंबर नहीं है, पाकिस्तान भी मेंबर नहीं है, केवल ये यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज हैं। अमेरिकन कंट्रीज में यूएस और कनाडा है, एंड देन यूके वैसे यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया बट G7 के अंदर है। उसके अलावा फ्रांस, जर्मनी एंड इटली, ये 3 यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं। एंड उसके अलावा यूरोपियन यूनियन तो पार्टिसिपेट करता ही करता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है वो बाय डिफॉल्ट इसके मेंबर होते ही होते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन हैज बीन परमानेंटली वेलकम पार्टिसिपेंट एट ऑल मीटिंग एंड डिसीजन मेकिंग सिंस 1981। तो 1981 से लेके उन्होंने बाय डिफॉल्ट यूरोपियन यूनियन के सारे जो मेंबर्स हैं वो तो बुलाए ही जाते हैं, साथ के साथ जो यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट है वो वहाँ का एक वेलकम पार्टिसिपेंट हमेशा रहेगा ही रहेगा। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ G7। तो आज मैंने आपको 6 क्वेश्चन करा दिए। आरबीआई ग्रेड बी के 2019 के प्रीलिम्स के अंदर जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इस वीडियो के साथ खत्म हो जाते हैं। 2018 के पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चन हैं या 31 हैं, वो मैंने 3 वीडियोस के अंदर ऑलरेडी कवर करके अपने चैनल पे डाले हैं।
आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे से क्वेश्चन लेके। तैयारी करते रहिए। गुड लक। कीप फॉलोइंग माय चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।